नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच को तैयार हुए मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को होगी सुनवाई। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र चुनाव आयोग और 6 दलों से मांगा जवाब। याचिका में छोटे चंदे का खुलासा करने की भी मांग। खाद्य मंत्रियों की बैठक में जमाखोरों पर सख्ती के निर्देश। राज्य सरकारों को दालों पर स्टॉक सीमा लगाने की छूट। 5000 टन उड़द के आयात का हुआ फैसला। कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनियों को फटकार। गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष ऑडिट के आदेश। संचार मंत्री ने कहा, सेवा में सुधार के लिए उठाएं कदम। 2 दिवसीय दौरे पर कजाकिस्तान पहुंचे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री करीम से सहयोग बढ़ाने पर बातचीत। 5000 टन यूरेनियम आपूर्ति और साझा खनन पर समझौते की उम्मीद। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच कराने को अब तैयार हो गए हैं। इस बाबत राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है। इस बीच सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जो 9 जुलाई को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। चौतरफा दबाव और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के बीच मध्य प्रदेश सरकार व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराने को तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इसका अनुरोध करेंगे। इसके बाद सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर भी कर दी है। अभी इस मामले की जांच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी कर रही है। मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाई कोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि व्यापम मामले से जुड़े लोगों की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद वो सीबीआई से जांच कराने को तैयार हो गए हैं। न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था जताता हूं और जांच पर भी मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जैसा वातावरण बना है, विशेषकर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मृत्यु हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी व्यापम मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और 3 विसल ब्लोवर की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की अपील की गई है। कोर्ट इस मामले की सभी याचिकाओं पर सुनवाई 9 जुलाई को करेगा। The STF which has been constituted by the state government and the SIT which has been constituted by the High Court is not sufficient for investigation of this case, and therefore we've requested the Supreme Court now to undertake and to ensure that proper investigation is carried out. That's all that we are asking for in this petition. इधर पत्रकार अक्षय सिंह का बिछड़ा जांच के लिए एम्स पहुंच गया है। व्यापम की रिपोर्टिंग करने मध्य प्रदेश गए अक्षय सिंह की शनिवार को संदिग्ध मौत हो गई थी। पिछले 4 दिन में पत्रकार के अलावा मामले की जांच कर रहे जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की संदिग्ध मौत हो चुकी है। विपक्ष व्यापम मामले में 46 लोगों की मौत की बात कह रहा है। करोड़ों रुपए के व्यापम भर्ती और दाखिला घोटाले में हाई प्रोफाइल पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह समेत 3000 लोग आरोपी हैं। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के व्यापम मामले की सीबीआई जांच की पहल का स्वागत किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग पर पार्टी अभी भी कायम है। इस मामले में कांग्रेस को दूसरी पार्टियों का भी अब साथ मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार व्यापम मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए मंगलवार को तैयार हो गई है, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच की मांग की है। सीबीआई की जांच अगर होती है तो जो हमारी मांग है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त एसआईटी के माध्यम से होना चाहिए। प्रत्येक हफ्ते उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, पब्लिक हियरिंग होना चाहिए। कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियां भी इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही हैं। मैं ये मानता हूं कि इस मामले में
सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होना चाहिए, सीबीआई की, अकेले सीबीआई नहीं। जांच तो होना ही चाहिए। और सरकार ये कहना कि हम हाईकोर्ट में कहेंगे, उससे बेहतर है अगर सरकार घोषणा कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई के तहकीकात करेंगे। तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि हाईकोर्ट का कोई इसमें आपत्ति हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में झूठे आरोप लगा रहा है। कि मैंने पहले ही कहा कि उनका जांच से लेना देना नहीं है। वो भ्रम का कुहासा खड़ा करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें की गई है, जिस तरह के फोल्ड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए, उनका सबका सच सामने आएगा। कांग्रेस व्यापा मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच को लेकर पहले भी याचिका लगा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही एसआईटी जांच पर संतोष जताया था। लेकिन इस मामले से जुड़े कई लोगों की संदिग्ध मौत और जांच की सुस्त रफ्तार के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। पर व्यापम मामले पर ताज़ा जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा साहब हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विवेक जी, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री, मैं उसके टेक्निकलिटीज में जाना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लिखा है, चिट्ठी लिखी है सीबीआई जांच के लिए कोर्ट को, क्या इसके मायने हैं और क्या वाकई जो प्रोसीजर एक अपनाया जाता है ये राइट प्रोसीजर है, या फिर आपको लगता है कि अभी सिर्फ एक महज फॉर्मेलिटी दिखती है? देखिए, ऐसा है, थोड़ा सा इतिहास इसका ये है कि 2 साल से हम लोग इस इश्यू को लेकर संघर्ष कर रहे हैं जी, और हम लोग ये सब बातें कोर्ट को बता के सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे थे, जिसको स्टेट गवर्नमेंट भरपूर अपोजिशन कर रही थी राइट अप टू सुप्रीम कोर्ट, और हम लोग इसमें सक्सीड नहीं कर पाए थे टिल नवंबर। मगर अब परिस्थितियां बदल गई हैं और बहुत बड़े नए मुद्दे सामने आ गए हैं, और कि पब्लिक ओपिनियन और जो प्रेस का और मीडिया का जो प्रेशर आया और जो डेथ्स हुई, जो कि सबसे दर्दनाक फैसेट है इस पूरे एपिसोड की, ये सब बातों को लेके जब आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटिशंस मेंशन की फॉर अर्ली हियरिंग, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने वेरी काइंडली हमको परमिशन ग्रांट कर दी कि इस मैटर की सेंसिटिविटी देखते हुए इसको 9 तारीख को हम लोग सुनेंगे, और उसके साथ वो गवर्नर साहब की भी दोनों पिटिशन सुनेंगे, पूरे व्यापम रिलेटेड मैटर्स सुनेंगे। ये ट्रिगर पॉइंट हो गया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू रिएक्ट। ओके, उनको लगा कि अगर 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी तो भाई उनकी किरकिरी होगी, तो इट्स मच बेटर कि भाई हम खुद कर दें। इसलिए उन्होंने ये पत्र भेज दिया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को, जो मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कल इसको 2:30 बजे सुनेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास एक विकल्प है कि वो सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करे, बट उसके लिए उनको सीबीआई को नोटिस देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये तो नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, क्योंकि वो हायर कोर्ट है जी। तो इन एनी केस ये मैटर परसों सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। ये सब परिस्थितियां जो कल तक निर्मित होंगी, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे, और हम लोग ये कहेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी तो हो जी, मगर उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो, क्योंकि अब समय आ गया है, हम मध्य प्रदेश में ये बात को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इससे पहले विवेक जी, कई जो जानकार हैं वो ये दलील देते रहे, खासतौर पर अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, कि अगर हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच के कोई मायने नहीं बनते हैं और ना ही वो उसे लिख सकते हैं। क्या वाकई टेक्निकली ये बात सही लगती है, या फिर महज मैं फिर कहूं कि एक दिखावा भर था? देखिए, जहां तक हाईकोर्ट का आदेश था कि एसटीएफ से जांच होनी चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन का रीअफर्मेशन था। हाईकोर्ट ने तो एसटीएफ को जांच का अधिकार नहीं दिए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने एसटीएफ को दिए थे। हम लोग ने जब चैलेंज किया और कहा कि नहीं सीबीआई को दीजिए, तो हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की बात मानी। तो एक प्रकार से एक हाईकोर्ट का जजमेंट है। अब आप जाके हाईकोर्ट को आग्रह कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोल सकते हैं कि नई परिस्थिति होते हुए अब हमको सीबीआई को सौंपना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दें, वो कंसेंट दे दे, बात ही खत्म हो जाएगी। इसमें कोई डिस्कशन थोड़ी होने वाला है जी। विवेक जी, मगर आई डोंट नो व्हाई इट वाज डन टुडे। जी, व्हाई इट वाज डन टुडे, बिकॉज जब 2 दिन बाद
सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनने वाला है। सुबह 10:30 बजे इसके आदेश हो गए थे कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ रहा है। ये जो एकदम से आज चिट्ठी बनाई गई और हाई कोर्ट भेजी गई और 2:30 बजे का लिस्ट हो गई, ये एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट की एक नर्वसनेस दिखाती है और नथिंग एल्स। विवेक, जब सवाल बहुत साफ ये है कि जिस तरीके से मौतें हुई हैं, व्यापम मामले को कवर करने गए पत्रकार का मसला हो या इससे जुड़े आरोपियों का या गवाहों का, क्या ये माना जा सकता है, थोड़ा सा यकीन किया जा सकता है कि अगर मामला सीबीआई के पास आता है तो ये सिलसिला थमेगा? नहीं थमेगा इन द सेंस कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा और कोर्ट मॉनिटरिंग होगी तो कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ेगी और उन स्टेटस रिपोर्ट्स के जब आएंगी तो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन प्रोसीडिंग्स में और अपनी बात, अपनी तर्क भी रखेंगे, जो कि हम मध्य प्रदेश में नहीं कर पा रहे थे। तो हम चाह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट पे मैटर आए, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग असिस्ट करें और सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। एक प्रकार से इससे निष्पक्ष आचरण भी सामने आएगा सीबीआई का और हो सकता है कि जो लोग अभी तक बचे हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन से अपना को बचा के रख रहे हैं, वो सब इन्वेस्टिगेशन के पर्व्यू में आ जाएंगे। क्योंकि विवेक जी, अभी भी मामला एसआईटी के पास जांच करती है, लोकल वहाँ की जो जांच एजेंसी है, हाई कोर्ट की निगरानी में जांच होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर सिलसिला मौतों का थमता क्यों नहीं है? कहाँ पर चूक होती दिखती है? क्या वाकई मैं कहूँ कि कानूनी जो प्रोसेस है वो, या फिर स्थानीय सरकार का वरदहस्त, या कहीं कुछ और कारण इसके पीछे दिखते हैं? नहीं, कई कारण हैं। सरकार इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को छुपे छुपे कहीं से कंट्रोल कर रही थी। जो अधिकारी जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो डायरेक्टली सरकार के अंडर काम करते हैं और उनका सरकार से रोज एक प्रकार से कांटेक्ट रहता है। वो कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते थे जो सरकार की बहुत ज्यादा घोर विरोध होती। और दूसरी बात, एसआईटी ने हम लोग को खुद बोला जब हम दिग्विजय सिंह जी के साथ वहां गए थे एसआईटी के सामने, कि भाई हम हेल्पलेस हैं, हम तो खाली वॉचडॉग हैं। जो एसटीएफ करेगी हम उसका रिपोर्ट बना के हाईकोर्ट तक पहुंचा देंगे। आप हमसे ये मत एक्सपेक्ट करिए कि हम कोई अलग से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या अलग से कोई जांच कर सकते हैं या अलग से कुछ चीज पता चला सकते हैं। हम उनसे एक ही आग्रह कर रहे थे कि जो ट्रूथ लैब की रिपोर्ट आई है एक्सेल शीट के साथ जी, और जिसमें एक नई कहानी बताई जा रही है, दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आज हम नहीं कह रहे हैं कि वो सच है कि ये सच है, बट एक इंपॉर्टेंट लैब रिपोर्ट आई है, आप इसको किसी सेंट्रल लैब को भेजिए जी बिल्कुल, और पता चला लीजिए कि जो एक्सेल शीट जो एसटीएफ की है वो ठीक है, कि जो ट्रूथ लैब ने प्रशांत पांडे की एक्सेल शीट को एक्सेप्ट किया वो ठीक है। एक थर्ड पार्टी, एक बड़ी सेंट्रल रिपोर्ट ये बात कह सकती थी, सेंट्रल लैब कह सकता था। तो तुरंत हमको एसआईटी ने कह दिया भाई ये सब हम नहीं कर सकते, हमारे कार्य क्षेत्र में ये सब नहीं आता। यानी एक जब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होंगी जब वो फैसला देगा इस मसले पर, और शायद उम्मीद करें कि उस फैसले के साथ जो मौतों का सिलसिला है वो भी रुकेगा और व्यापम घोटाले का जो सच है और जो कहूँ कि गुनहगार हैं वो शायद बेनकाब हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी आज की पहली खबर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। क्या है व्यापम घोटाला? कौन है मौतों के लिए जिम्मेदार? कैसे हो रही है जांच? और क्यों उठ रहे हैं सवाल? देखिए RSTV विशेष व्यापम का सच, आज शाम 7:30 बजे। केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बावजूद राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आने से इनकार करते रहे हैं और अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस समेत 6 दलों को भी नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों को 20,000 से कम के चंदे का खुलासा करने के सवाल पर अपना पक्ष रखने को कहा है। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। इस मामले में कोर्ट ने 6 राजनीतिक दलों को भी नोटिस जारी किया है। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तों की अगुवाई वाली पीठ ने गैर सरकारी संगठन एडीआर की याचिका पर सभी पक्षों से 6 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। याचिका में राजनीतिक दलों के सारे फंडिंग को भी उजागर करने की मांग की गई है, जिसमें 20,000 से कम के चंदे भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि जो भी डोनेशन आता है पॉलिटिकल पार्टी के पास, कितना भी छोटा हो, उसकी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। 2 साल तक हियरिंग हुई, राजनीतिक दलों ने सीआईसी के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। सीआईसी ने उनको 5-6 शो कॉज नोटिस दिए, कोई जवाब नहीं दिया। हार के सीआईसी ने कहा कि हमारा फैसला तो कायम है, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टियों को बाध्य नहीं कर सकते कि वो हमारे फैसले को फॉलो करें। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2013 में ही सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का आदेश दिया था। आयोग ने सभी दलों को 6 महीने के भीतर सूचना अधिकारी भी नियुक्त करने का आदेश दिया था। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लंबे वक्त से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग होती रही है। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 137 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि औद्योगिक श्रम से जुड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह फैसला लिया गया। मार्च 2015 में 250 रुपए का अंक हो चुका था और केंद्र ने सभी राज्यों को इस दर से मजदूरी दर में संशोधन करने को कहा है। बढ़ी हुई मजदूरी 1 जुलाई 2015 से लागू मानी जाएगी। कॉल ड्रॉप पर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्र ने कंपनियों को सेवा में सुधार करने का सख्त निर्देश दिया है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कंपनियां अच्छी गुणवत्ता वाली सर्विस के लिए संचार तंत्र में सुधार करें, जिससे मोबाइल धारकों को कॉल ड्रॉप की समस्या से न जूझना पड़े। इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष ऑडिट के भी आदेश दिए हैं। दूरसंचार मंत्री ने कंपनियों को अतिरिक्त प्रयासों से अपनी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए कहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कंपनियों के पास बिना किसी बाधा के दूरसंचार सेवाएं देने के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम मौजूद है। The Department of Telecom and the Government of India would expect the telecom service operators to properly upgrade their network. This is their job, this is their responsibility. We expect the TSP to undertake a special drive for radio frequency optimization of their network, followed by periodical optimization. खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जमाखोरों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। खाद्य मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्य सरकारों को दालों पर स्टॉक सीमा लगाने की छूट देने के अलावा 5,000 टन उड़द के आयात का भी ऐलान किया। दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने तमाम राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें खाद्य पदार्थों की कीमतों को काबू करने और जरूरी खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने का भरोसा दिलाया। दालों की बढ़ती कीमत को रोकने और उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आयात शुल्क माफ किया गया है। सरकार ने राज्यों को जमाखोरी रोकने की दिशा में सख्त कदम उठाने को भी कहा है। उसकी चिंता कर रहे हैं, इसीलिए इंपोर्ट कर रहे हैं। उसी के लिए कैसे उसका एमएसपी प्राइस क्या कहते हैं कि बढ़ा दिए हैं। कृत्रिम रूप से दाम बढ़ाया जाता है या जमाखोरी के माध्यम से बढ़ाया जाता है या काला बाजारी के माध्यम से बढ़ाया जाता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया है कोई इस पर कारगर कदम उठावे। केंद्र सरकार ने 5,000 टन उड़द दाल आयात करके इसकी कमी दूर करने का फैसला किया है। दरअसल ओलावृष्टि और खराब मानसून और बेमौसम बारिश से बीते कृषि वर्ष में दालों की उत्पादकता में कमी आई है और कीमतें भी बढ़ी हैं। सरकार ने काबुली चना और मसूर को छोड़कर सभी दालों के निर्यात पर रोक लगाई है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है।
अभी तक मानसून साथ दे रहा है और मुझे विश्वास है आगे भी साथ देगा। नहीं तो जो चुनौती आएगी तो उसका हम सामना भी करेंगे और उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। खाद्य मंत्रियों की बैठक के बाद सरकार ने कहा कि इस साल देश के हर राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बाराबंकी जिले में कल एक महिला को कथित रूप से पुलिस वालों ने थाने के बाहर जला दिया और उसके बाद महिला को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया गया, जहां पर इलाज के दौरान आज सुबह की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। बाराबंकी की कोठी थाने के बाहर कल एक स्थानीय पत्रकार की मां संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से झुलस गई थी। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि महिला थाने में बंद अपने पति को छुड़ाने गई थी। यहाँ थाना प्रभारी और एक उप निरीक्षक ने उससे 1 लाख रुपए की मांग की। रुपए न मिलने पर पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ गाली गलौज की और थाने के बाहर लाकर जला दिया। हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं, जो बयान हमारी माता जी ने वो हमारे मजिस्ट्रेट को दिए हैं बाराबंकी में, वो लोग गिरफ्तार किए जाएं, गिरफ्तार करके जेल भेजे जाएं। इस मामले में महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे। इधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसमें मजिस्ट्रेट जांच ऑर्डर कर दिए सरकार ने, और जांच के बाद जो भी उसमें निकल कर के आएगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहाल है और मामले में मजिस्ट्रेट जांच नाकाफी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं तो किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज से न्यायिक जांच करानी चाहिए ताकि लोगों के मन में विश्वास हो। उत्तर प्रदेश सरकार की 1090 सर्विस की कलई खुल गई जब थाने में दरोगा और सब इंस्पेक्टर महिला के साथ दुराचार करने का प्रयास करेंगे और असफल रहने पर उसको पेट्रोल डालकर आग लगा देंगे। इधर पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को कल ही निलंबित कर दिया था। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। इन सीटों के लिए स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों को मतदान करना था। स्थानीय निकायों के नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। मतदान के लिए 534 केंद्र थे। इन सीटों के लिए 152 उम्मीदवार मैदान में थे। मतों की गिनती 10 जुलाई को होगी। बिहार विधान परिषद की इन 24 सीटों पर आपसी तालमेल के तहत जेडीयू और आरजेडी 10-10 सीटों पर, 3 पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनसीपी चुनाव मैदान में थी। वहीं एनडीए के घटक दल बीजेपी, एलजेपी और रालोसपा मिलकर चुनाव मैदान में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशियाई देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज कजाकिस्तान पहुंचे। हालांकि दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता कल होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री ने वहां के छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के रिश्तों को नया आयाम देने पर जोर दिया। कल दोनों देशों के बीच यूरेनियम आपूर्ति और साझा खनन समेत कई मुद्दों पर समझौते की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान पहुंचे। राजधानी आस्ताना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री करीम मसीमोव ने उनकी अगवानी की। बाद में करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री ने बाद में नजरबायेव यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित भी किया। न्यू फ्रंटियर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द वर्ल्ड। सेंट्रल एशिया इज अ वास्ट रीजन of immense resources, talented people, rapid growth and a strategic location. So, I'm here to start a new era in our relationship with Central Asia. India is prepared to invest more in a new partnership of prosperity. भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कजाकिस्तान दौरा खासा अहम है। दुनिया के 15% यूरेनियम भंडार यहाँ मौजूद है। हालांकि 2009 से 2014 के दौरान कजाकिस्तान की परमाणु कंपनी ने भारत के परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति की थी। बुधवार को होने वाली औपचारिक बातचीत में ये करार फिर से हकीकत बन सकता है। इसके अलावा यहाँ तेल और गैस के भंडार भी भारत की आर्थिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बुधवार को ही प्रधानमंत्री ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हो जाएंगे।
रूस सरकार के मुताबिक भारत और पाकिस्तान अब अगले साल भारत में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में ही पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 25 सालों में 1 अरब से ज़्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से ऊपर उठे हैं। इस दौरान रोजाना $1.25 पर जीवन यापन करने वालों का अनुपात 2011 में घटकर 15% रह गया, जो कि 1990 में 36% था। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन और भारत इस दिशा में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र शताब्दी विकास लक्ष्य से गरीबी के साथ ही भूख की समस्या कम करने में सहायता मिली है और अधिक लड़कियों को स्कूल भेजना संभव हुआ है। हालांकि अब भी गरीबी की दर आधी करने से लेकर HIV/AIDS का प्रसार रोकना और व्यापक प्राथमिक शिक्षा जैसे विषयों पर काफ़ी काम किया जाना बाकी है। तो खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।